नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथ बाय जीवन शर्मा में। दोस्तों आज का अपना जो चैप्टर है वो कक्षा 10वीं के लिए बहुत ही ज्यादा है इंपॉर्टेंट, और आज हम 10वीं कक्षा के लिए अध्याय 11 समरूपता लेकर आए हैं दोस्तों। यानी समरूपता अध्याय आज हम शुरू करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा देखना मत भूलिएगा। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें दोस्तों कि 10वीं और 9th क्लास के लिए जो कोर्स है, जो पाठ्यक्रम है, जो थोड़ा कम कर दिया गया है क्योंकि कोरोना की वजह से 2021 की जो आगामी परीक्षाएं आने वाली है दोस्तों, उसमें पूरा कोर्स है वो शामिल नहीं किया गया है। तो वो कोर्स कितना कम हुआ है और कौन सा आपके कोर्स में शामिल है वो सब जानने के लिए हम एक वीडियो ला चुके हैं, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि कौन सा आपके कोर्स में है और कौन सा आपके कोर्स में नहीं है। तो हम आपके लिए वही चीजें लेकर आए हैं जो आपके कोर्स में शामिल है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस महत्वपूर्ण चैप्टर की तरफ और मिलते हैं वीडियो के अंत में। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना अध्याय समरूपता। लेकिन समरूपता अध्याय पूरा पढ़ने से पहले दोस्तों हम आपको ये बताते हैं कि इससे पहले कक्षा 9वीं में हमने एक चीज पढ़ी थी दोस्तों, सर्वांग समता। ध्यान रखें, हमने 9th क्लास में पढ़ लिया था सर्वांग समता के बारे में। लेकिन सर्वांग समता के यदि दो टुकड़े कर दो तो इसका मतलब होता है कि सर्व प्लस अंग प्लस समता। यानी यदि दो त्रिभुज अलग अलग दिए गए हैं आपको, और यदि उन दो त्रिभुजों के सभी अंग यानी भाग मतलब कौन सी भुजाएं और कोण, इसकी भुजाएं वापस इसकी संगत भुजाओं के बराबर हो जाए, इसके कोण इसके संगत कोणों के बराबर हो जाए, तो वो दोस्तों सर्वांग समता होती है। ये तो हमने 9th क्लास में पढ़ लिया। तो सर्वांग समता और समरूपता में अंतर क्या है देखिए। समरूपता का मतलब होता है दोस्तों समान रूप। ध्यान रखें दोस्तों, समान रूप वाले, और हम पढ़ रहे हैं त्रिभुजों के बारे में इसलिए हम त्रिभुज लिख रहे हैं, बाकी चतुर्भुजों के बारे में हम नहीं पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो समान रूप वाले त्रिभुज यानी जो दिखने में एक जैसे हो। ये नहीं बोला कि पूर्ण रूप से समान हो, पूर्ण रूप से समान होंगे वो सर्वांग समता होती है। और ध्यान रखें कि जो पूर्ण रूप से समान होते हैं ना वो हमेशा दिखने में भी एक जैसे ही होंगे, हमें भी पता है। देखने में एक जैसे मतलब वो समरूप ही होते हैं। ध्यान रखें, जो आकृतियां सर्वांग सम होती है वो समरूप भी होती है। लेकिन आज हम स्पेशली समरूप त्रिभुजों के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर ये समरूप क्या चीज होती है। तो ध्यान रखें दोस्तों, यदि हमारे पास कोई दो त्रिभुज है इस प्रकार से, ध्यान रखिए दो त्रिभुज हमारे पास है, एक ये त्रिभुज है और एक इसके बराबर ना होकर एक थोड़ा छोटा त्रिभुज है। अगर मान लीजिए दो त्रिभुज है, लेकिन अगर ये दोनों दिखने में एक जैसे हो तो उन्हें समरूपता का नाम दिया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे समरूपता करने के लिए हमें करना क्या चाहिए दोस्तों, तो अगर इसकी और इसकी कोई तीन चीजें, ध्यान रखिए यहाँ पे वैसे देखा जाए समानता में या सर्वांग समता मैंने देखा था कि भाई भुजाओं की बात करनी है, कोणों की बात करनी है, और किसी की बात हमें नहीं करनी है। क्योंकि यहां पे हम देख सकते हैं कि भाई भुजाएं हैं, कोण है, लेकिन शीर्षों का तो कोई मापन ही नहीं होता, तो शीर्षों को यहां पर शामिल करने से कोई मतलब ही नहीं है। भुजाओं को देखना है, फिर कोणों को देखना है, हमारी इस प्रकार से एक समरूपता चीज बन जाएगी। चलिए तो शुरू करते हैं त्रिभुजों की समरूपता। त्रिभुजों की समरूपता, और ध्यान रखें, और त्रिभुजों की समरूपता के हमें बताने पड़ेंगे नियम कह दो चाहे प्रतिबंध कह दो। यानी ऐसे कौन कौन से प्रतिबंध है जो त्रिभुजों को क्या कर सकते हैं दोस्तों कि भाई कोई भी दो त्रिभुज है उनको वो समरूप कर सके। ऐसे कौन कौन से प्रतिबंध या फिर ऐसे कौन कौन से नियम है, वो नियम हम पढ़ेंगे दोस्तों आज। चलिए पहला जो नियम है जो त्रिभुजों को समरूप कर सकता है, कौन सा नियम है वो कि यदि इन दोनों त्रिभुजों की यदि संगत भुजाएं ले ली जाए, समान तो है नहीं, दिखने में एक जैसी दिख रही है, लेकिन देखिए ये बड़ी है ये छोटी है, लेकिन लेनी कौन सी है, संगत भुजा को संगत भुजा के साथ। यानी इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा तो वापस इस त्रिभुज की भी सबसे बड़ी भुजा लेनी है, और उसका दोस्तों एक अनुपात तैयार करना है। ध्यान, अनुपात तैयार करेंगे। जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज है ABC और ये त्रिभुज है दोस्तों PQR, तो हमें क्या करना है, इसकी और इसकी संगत भुजा को साथ में लेना। जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे AB,
तो हमें भी दिख रहा है इस ए बी के संगत कौन सी दिख रही है हमें, पी क्यू। लेकिन ये ध्यान रखें दोस्तों, ये आकृतियां किसी भी प्रकार से हो सकती है, हो सकता है कि ये आकृति इस प्रकार से घूम जाए, तो भी हमें संगत का जरूर ध्यान रखना है। ये ध्यान रखना है कि ये संगत कैसे, जैसे ये सबसे, इस त्रिभुज के लिए सबसे कौन सी है, छोटी भुजा, तो इस त्रिभुज के लिए भी ले लेंगे छोटी भुजा, छोटी को छोटी के साथ ले लो, छोटी को छोटी के साथ ले ली हमने, ए बी बट्टे पी क्यू। ये क्या बन गया दोस्तों, इसकी और इसकी संगत भुजाओं का एक अनुपात। उसी प्रकार से और भुजा लीजिए, इसमें ले ली मैंने बी सी, इसमें ले ली मैंने क्यू आर, ये एक और अनुपात बनाया, ये ए सी और यहां बन गया पी आर, ये एक और अनुपात बनाया। और बाई चांस अगर दोस्तों दो अलग अलग त्रिभुजों में इस प्रकार से भुजाओं के मान अगर आपके पास है, उनके आप अनुपात बनाते हो और तीनों ही अनुपात कैसे हो जाए दोस्तों, समान हो जाए, उस कंडीशन में आपको यह ध्यान रखना है कि वो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। और ये जो नियम बनेगा दोस्तों, ये देखिए, ये पहला जो अनुपात है वो भी किसका अनुपात है, भुजा का, फिर ये दूसरा है वो भी भुजा, तीसरा जो है वो भी भुजा, यानी हमारा समरूपता का पहला नियम बनेगा दोस्तों भुजा भुजा भुजा, और कुछ भी नहीं, भुजा भुजा भुजा, ये समरूपता का नियम बन जाएगा। और भुजा को अंग्रेजी में साइड यानी एस एस एस, यही तो है भुजा भुजा भुजा, या फिर कह दो एस एस एस, ये जो है वो क्या है, समरूपता का नियम बन गया है दोस्तों, समरूपता का नियम। यानी ये नियम कब लगेगा, जब त्रिभुज के अंदर तीनों भुजाओं के मान दिए गए हैं, उनमें संगत भुजाएं ले लो, एक इसकी भुजा एक इसकी भुजा, फिर अनुपात बढ़ा दो, फिर तीनों ही अनुपात बढ़ाने के बाद देखो कि वो समान है या नहीं। अगर समान है तो समरूपता का ये नियम लग जाएगा, अगर वो समान नहीं आए तो फिर ये नियम नहीं लगेगा। अब सोचिए, अगर ये होता है कि इसमें तीन भुजाओं के मान नहीं दिए, केवल दो भुजाओं के मान दे दिए हमें, मान लीजिए कि भाई तीनों भुजाओं के मान एक साथ दिए होते तो ये भुजा 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 बन गया, तीसरा नियम, पहला नियम तो। लेकिन अगर यहाँ पे साथ में हमें दो भुजाओं के मान दिए हुए हो, तो फिर तीसरी चीज क्या लेंगे, ध्यान रखें दोस्तों, तीन चीजों का होना बहुत जरूरी। अगर यहाँ पे आपको दो भुजाएं दी गई है, इसमें भी दो भुजाएं दी गई और वो भी संगत देंगे, फिर उनका अनुपात तैयार कर दो और मान लीजिए वो अनुपात क्या आ गया, समान। जैसे मैंने यहाँ पे लिया ए बी और यहाँ बट्टा में आ गया पी क्यू, यहाँ से वापस किया ए सी और यहाँ से मान लीजिए आ गया पी आर, और मान लीजिए दोनों अनुपात क्या हो गए, समान हो गए। भुजाओं के अनुपात किए, अनुपात समान हो गए। हमें तीसरी भुजा का मान लीजिए दिया नहीं है, बी सी और क्यू आर का मान दिया हुआ नहीं था, हमने लिया भी नहीं। लेकिन ध्यान रखें दोस्तों, दो चीजें इस प्रकार से समान हो जाए तो वो समरूप नहीं हो सकता, इसलिए एक और चीज होनी बहुत जरूरी है। मान लीजिए अब एक चीज कौन सी होनी चाहिए, अब देखिए ए बी बट्टे पी का ना, ये रही ए बी, ये रही पी क्यू, अब यहाँ आइए, ये रही ए सी और ये रही इसकी पी आर। तो सोचिए इस त्रिभुज की कौन कौन सी भुजाएं आई, ए बी और ए सी, ये ध्यान रखें, ये ए बी ये ए सी, ये दोनों आई ना, तो फिर इसके बीच वाला और क्या जाएगा, कोण। ध्यान रखें, दो इस तरफ वाली भुजाएं और बीच वाला क्या जाएगा, कोण। यानी दो तो कर दी भुजाएं लेकर उन भुजाओं का क्या बनाया, अनुपात, और अनुपात कैसा आया, समान। तो फिर बीच वाला फिर कोण देखेंगे, मान लीजिए कोण भी क्या आ गया, समान। मान लीजिए इसमें दोनों में देखा बीच वाला कोण, इसमें बीच वाला देखा ना, इसलिए इसमें भी बीच वाला कोण ही देखेंगे, और मान लीजिए वो कोण भी समान हो गया, यानी तीन चीज बराबर हो गई, तो ये समरूपता का एक और नियम बनेगा। इस तरफ एस, इस तरफ एस, बीच में कोण, कोण मतलब एंगल, एंगल का ले लेंगे ए, ये एक और हो गया समरूपता का नियम। लेकिन इस नियम का ध्यान रखें दोस्तों, ये नियम कब लगेगा, जब दो भुजाओं के अनुपात करने के बाद वो समान आए और उनके उन्हीं भुजाओं के बीच वाले कोण भी समान आ जाए, तो ये नियम बन जाता है। अगर बाई चांस ऐसा होता है कि दो भुजाएं ले ली, दोनों का अनुपात किया, समान आ गए, लेकिन फिर बीच वाला कोण दिया और मान लीजिए कोण का मान दिया हुआ ही नहीं है, अगर समान नहीं हुए, अगर दिया हुआ है और समान नहीं है तो वो समरूप होता ही नहीं है। लेकिन बाई चांस ऐसा हुआ कि दो भुजाओं के हमें अनुपात किए, अनुपात समान आ गए, तीसरी भुजा दी हुई नहीं है, लेकिन एक कोण जरूर दिया हुआ है, मान लीजिए वो यहाँ पे दिया हुआ है और इसमें यहाँ पे दिया हुआ है, और वो भी दोनों में समान है, बीच वाला कोण नहीं है, लेकिन ये कोई अन्य कोण है, लेकिन जगह इनकी देखिए दोस्तों संगत है। अगर संगत जगह है और इस प्रकार से दो भुजाओं के अनुपात और कोई अन्य एक कोण दोनों में समान हो जाए, भुजाओं के तो दो अनुपात और संगत में आया कोई कोण समान हो जाए, तो फिर वो कोण हम बीच में नहीं लिखकर उसे अंत में लिख देंगे, या फिर इस कोण को लिख देंगे पहले और भुजा भुजा लिख देंगे बाद में। तो ये अपना समरूपता का एक और नियम देखिए क्या,
एस एस ए या ए एस एस, ये हो गया और समरूपता का एक नियम। लेकिन ध्यान रखें दोस्तों, इन दोनों नियमों में अंतर ये है कि भाई जब दो भुजाओं के अनुपात समान हो और बीच वाला एक कोण समान हो तो भुजा कोण भुजा, और अगर दो भुजाओं के अनुपात समान हो और उसमें बीच वाला कोण ना होकर कोई भी एक एक कोण, यहाँ पे बी और क्यू वाला हो सकता है, सी वाला और आर वाला भी हो सकता है, अगर वो समान हो जाए तो वो समरूपता का एक और नियम बन जाता है दोस्तों। अब देखिए चौथे नंबर पे क्या है। चौथा नंबर ध्यान से समझिएगा दोस्तों, सबसे सरल नियम यही है और सबसे ज्यादा प्रयोग में आता है। कैसे, देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे सबसे पहले 3 भुजाएं ली, फिर 2 भुजाएं ली। अब मान लीजिए 2 भुजाएं नहीं, एक ही भुजा है। अगर मान लीजिए इसकी भी एक, इसकी भी एक, हमने क्या बनाया, अनुपात। अब आपको पता है कि हमने इतनी देर तक क्या पढ़ा, हमने कि भाई भुजाओं का जो अनुपात है वो समान होना चाहिए। हमने एक एक भुजा लेकर अनुपात तो बना दिया, लेकिन अब उसे समान रखने के लिए हमारे पास और कुछ है ही नहीं, तो फिर एक अनुपात की कोई जरूरत नहीं है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, भुजाओं का एक अनुपात समरूपता में किसी काम का नहीं है, क्योंकि भुजाओं का अनुपात किसी और अनुपात के समान होना जरूरी है। इसलिए भुजा का एक जो अनुपात बढ़ेगा, भुजा का एक एक भुजा लेकर, वो अनुपात हमारे लिए किसी काम का नहीं है। मतलब एक भुजा का अनुपात हमें लेना ही नहीं है। 3 भुजाएं हैं, उनके अनुपात समान है तो ये नियम बना। दूसरा, अगर 2 भुजाएं समान है तो ये नियम बन जाएगा। लेकिन अगर आप करते हो कोशिश दोस्तों और एक भुजा का अनुपात लेकर करते हो तो वो कभी होगा ही नहीं। तो चलिए क्या करें, ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, फिर भुजा लेंगे ही नहीं, हम क्या ले लेंगे, कोण। कोण कैसे, मान लीजिए कि भुजा नहीं ली, हमने संगत कोण ही ले लिए। मान लीजिए A के बराबर हो गया P, फिर B के बराबर हो गया Q और C के बराबर हो गया R। संगत केवल क्या लिए दोस्तों, हमने कोण। तो कोण लेके बनाएंगे तो वो बन जाएगा कोण, फिर कोण, फिर कोण। ध्यान रखें, कोण कोण कोण। इसी नियम को हम सरल रूप में कैसे कर सकते हैं दोस्तों, वो ध्यान से समझिएगा। त्रिभुज में ये भुजाओं के जो मान है वो बढ़ते रहते हैं, घटते रहते हैं, उनका योग बढ़ता रहता है, घटता रहता है, हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन कोणों में एक बात फिक्स हो गई दोस्तों कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। हमें पता है 180 डिग्री से कम तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना, 180 डिग्री से कभी ज्यादा होता है। तो अगर ऐसी कंडीशन में अगर हम मान ले कि भाई 2 कोण क्या हो गए दोस्तों, इसके आपस में समान, तो फिर सोचिए ये जो तीसरा कोण होगा वो हमेशा, चाहे मान दिया हुआ हो चाहे मान दिया हुआ ना हो, तीसरा कोण हमेशा समान ही आएगा। अगर 2 कोण समान आ गए इसके और इसके, तो तीसरा कोण का मान भी नहीं है हमारे पास तो भी समान होगा। क्यों, क्योंकि तीनों का योग कितना, 180। इसमें भी तीनों का योग कितना, 180। अगर ये 2 आपस में समान हो गए तो तीसरे को समान होना ही पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों में ये जुड़कर 180 बनाएगा, इन दोनों में जुड़कर ये भी क्या बनाएगा, 180। और जब ये दोनों समान है तो जोड़ में समान संख्या आने के बाद ही तो जोड़ है वो समान बनेगा। इसलिए ध्यान रखें कि भाई तीसरा कोण अपने आप समान हो जाएगा। इसीलिए हम इस समरूपता के नियम को कोण कोण भी लिख सकते हैं दोस्तों। ध्यान रखें, यानी 3 कोणों की बजाय 2 कोण भी ले लें तो भी हमारा काम चल सकता है दोस्तों। तो ए ले लो या फिर ए कह दोगे तो भी वो समरूपता का नियम बन जाएगा। लेकिन ये एक ही ऐसा नियम है जिसमें 2 चीजों से भी काम चल सकता है, लेकिन वो भी कौन सा, कोण कोण। क्योंकि इसमें एक भुजा इसके साथ है, लेकिन एक भुजा का जो अनुपात बना वो किसी के समान नहीं रख सकते ना, इसलिए लेने की जरूरत नहीं है। 2 कोणों से भी हमारा काम चल सकता है। तो जब भी इस प्रकार से 2 कोण समान हो जाए तो फिर तीसरे कोण को देखने की भी जरूरत नहीं है, वो समरूप हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जो कक्षा 9वीं के लिए हमने पढ़ा था सर्वांग समता, वहां ध्यान रखिएगा, सर्वांग समता में ये जो कोण कोण या फिर कोण 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 ये नियम होता ही नहीं है। क्योंकि कोई भी त्रिभुज छोटा या बड़ा हो जाए, भुजा का मान चेंज हो सकता है लेकिन कोणों का योग 180 डिग्री ही रहता है, चेंज नहीं हो सकता। तो इसलिए कोण 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 का नियम समरूपता में तो है, सर्वांग समता में नहीं है। क्योंकि सर्वांग समता में यह था कि आकृति ना तो छोटी ना बड़ी, आकृति पूर्ण रूप से समान होनी चाहिए। और पूर्ण रूप से समान होने के लिए ध्यान रखें दोस्तों, कोणों से हमें यह कभी पता चल ही नहीं सकता कि वो पूर्ण रूप से समान है। जैसे देखिए समरूपता में हमने क्या देखा, ये कोण और ये कोण समान है, ये कोण और ये कोण समान है, और ये कोण और ये कोण समान है। अगर ये तीनों ही कोण आपस में समान हो गए तो जरूरी नहीं है कि त्रिभुज भी समान होंगे, क्योंकि भुजाओं का मान बढ़ सकता है, घट सकता है, लेकिन कोण छोटी और बड़ी आकृति में भी समान हो सकते हैं। यह नहीं है कि आकृति बराबर होगी तो ही कोण बराबर होंगे। त्रिभुजों में या किसी में भी ध्यान रखें,
आकृति छोटी या बड़ी हो ना तो उसकी भुजाएं समान नहीं हो सकती, लेकिन कोण समान हो सकते हैं, क्योंकि कोणों का योग है वो निर्धारित होता है, ना कभी ज्यादा होता है और ना कभी कम होता है। तो फिर चलिए इस प्रकार से हो गया, हमने 4 नियम, लगाते हैं 5वां नियम। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 5वां जो नियम है वो हर एक त्रिभुज के लिए नहीं होता, वो किसी खास त्रिभुज के लिए ही होता है। और वो खास त्रिभुज कौन सा है? वो खास हमारा त्रिभुज है वो है दोस्तों समकोण त्रिभुज। ध्यान रखें, वो अपना समकोण त्रिभुज है, कोई और त्रिभुज नहीं है, यानी को केवल समकोण त्रिभुजों में ही लगता है। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई समकोण त्रिभुज है, मान लीजिए इस प्रकार से बनाते हैं यहाँ पे कि एक हमारे पास कोई 2 समकोण त्रिभुज है, एक छोटा है और एक थोड़ा बड़ा है। समकोण त्रिभुज होना चाहिए जिसका एक कोण क्या हो दोस्तों? समकोण। तो अब देखिए, वैसे तो हमारा कोण पे काम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये एक समकोण त्रिभुज के लिए है, इसलिए इस खास नियम का थोड़ा नाम भी खास होगा। कैसे? देखिए, समकोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं दोस्तों? कर्ण। ये इसका हो गया कर्ण। अगर मान लीजिए कर्ण क्या है? भुजा ही तो है, जैसे हमने यहाँ भुजा लिखा है ना, तो वो भुजा ही है कर्ण, कोई स्पेशल है उसमें, कुछ ऐसा है नहीं, लेकिन फिर भी ध्यान रखें समकोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण। कर्ण का कर्ण के साथ मान लीजिए हमने अनुपात कर दिया, क्योंकि हमने पढ़ा था ना भुजा का भुजा के साथ अनुपात करना है, फिर वो किसी अन्य भुजा के जो अनुपात आएगा उसके समान होना चाहिए। कोण में अनुपात नहीं करना है, कोण में तो केवल ये देखना है कोण समान है या नहीं। भुजाओं में ध्यान रखिए, भुजाओं का अनुपात करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। चलिए तो अब लेते हैं कि भाई ये होता कैसे है। मान लीजिए इसमें कर्ण का हमने कर्ण के साथ अनुपात किया, जैसे मान लीजिए ABC लिख दे इसको नाम, और इसका नाम मान लीजिए हम लिख दिया PQR, और इसमें कर्ण का कर्ण के साथ अनुपात किया, इसमें हो गया AC, इसमें हो गया मान लो PR। हमने कर्ण का कर्ण के साथ अनुपात कर लिया। जो शेष 2 भुजाएं बच गई उसमें से कोई एक लंब है और कोई एक भुजा आधार है। अब कौन सा लंब है कौन सा आधार है हमें कुछ भी नहीं देखना है, लेकिन लंब को या आधार को हम क्या कह सकते हैं दोस्तों? भुजा जरूर कह सकते हैं। भाई लंब भी भुजा है, आधार भी भुजा है। चलिए तो हमने उसको किसी एक को नाम दे दिया भुजा, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसमें एक भुजा का मान लीजिए एक भुजा के साथ हमने अनुपात किया, जैसे मैंने कर दिया यहाँ पे AB और PQ का अनुपात, और मान लीजिए कि कर्ण का कर्ण के साथ किया गया अनुपात किसी एक संगत भुजा को लेकर उसके मान लेकर किए गए अनुपात के यदि समान आ जाता है, अगर मान दिए हुए हैं और मान इस प्रकार से किसी भी प्रकार से दोनों समान आ जाते हैं, और एक चीज़ हमने क्या देखी कि इसमें भी समकोण है, इसमें भी समकोण है, यानी यहाँ पे समकोण वाला B, यहाँ समकोण वाला Q बराबर हो जाता है। मतलब कर्ण का कर्ण के साथ अनुपात किया, फिर किसी एक भुजा का एक भुजा के साथ अनुपात किया, दोनों ही अनुपात समान आ गए, और समकोण तो दोनों में है ही, तो वो तो समान होना ही है सर। तो देखिए हो गया समान। अगर समान इस प्रकार से बन जाता है तो अब इससे जो नियम बनेगा वो ध्यान समझिएगा। सबसे पहले इसमें क्या समान है दोस्तों? समकोण त्रिभुज में तो वो है समकोण। ध्यान रखिए समकोण त्रिभुज है तो समकोण दोनों में है, समान हो गया। समकोण के बाद कर्ण का अनुपात और फिर किसी एक भुजा का अनुपात कैसा है? बराबर। कोण तो बराबर और भुजाओं में अनुपात करके बराबर। ये भुजा ही है कर्ण, लेकिन इसका स्पेशल नाम रखना है कर्ण, यानी कर्ण का हमने कर्ण के साथ अनुपात किया और भुजा का किसी एक भुजा का अनुपात करके देखा, दोनों समान आ गए, और फिर एक एक समकोण तो दोनों में है ही। ये एक और बन गया हमारा समरूपता का नियम। तो देखिए समकोण यानी राइट एंगल, कर्ण हाइपोटेनियस और भुजा होती है साइड, यानी RHS। ये मत बोलना दोस्तों कि समीकरणों में सर राइट हैंड साइड होता है, ये है इसमें राइट हैंड साइड नहीं है भाई, वो समीकरण में होता है, इक्वेशन में, इसमें नहीं होता। ये है अपना राइट एंगल, हाइपोटेनियस एंड साइड। ये भी हमारा समरूपता का एक नियम है दोस्तों। तो ये समरूपता के 5 नियम इस प्रकार से हमने कंप्लीट कर लिए हैं, और यही समरूपता के नियम है दोस्तों। समरूपता ये जो हमने पढ़ी है वो त्रिभुजों की समरूपता के लिए हमने नियम बता दिए हैं, और इन्हीं नियमों से हम त्रिभुजों की समरूपता के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन आज हम कुछ ऐसी आकृतियां बताते हैं जिनमें हमें नियम की जरूरत ही नहीं है, हमें थोड़ा सा याद रखना है, और वे आकृतियां हमेशा समरूप ही होती है। ऐसी कौन कौन सी आकृतियां हैं उनके बारे में आज हम थोड़ा देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ते हैं वर्ग के बारे में। ध्यान रखिएगा आप, वर्ग मतलब चारों भुजाएं कैसी दोस्तों? समान। फिर ये चारों कोण जो है वो समकोण होते हैं, ये वर्ग होता है ना। अगर इसे मान लीजिए हम छोटा वर्ग बना दिया, छोटा वर्ग बनाया, यहाँ पे ये देखिए समकोण क्या हो गए? समान। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, त्रिभुज में हमने बताया था कि तीनों कोण आपस में समान हो जाए या 2 कोण भी समान हो जाए तो वो भी आकृतियां समरूप होती हैं। इसमें केवल कोणों से पता नहीं चलेगा, क्योंकि
वर्ग के साथ साथ आयत में भी, ध्यान रखिएगा दोस्तों, आयत में भी चारों कोण समकोण होते हैं ना, तो जरूरी नहीं है कि प्रत्येक आयत समरूप ही हो, क्योंकि वहां केवल कोणों को देखकर नहीं, इसमें भुजाओं को भी देखना पड़ेगा दोस्तों, ध्यान रखिए, क्योंकि भुजाओं का जो मान है वो भी यहां संगत होना चाहिए, संगति में बढ़ना या संगति में घटना चाहिए, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। कैसे? चारों भुजा इसमें भी समान है, चारों भुजा इसमें भी समान है, कोई भी मान हो सकता है। अगर मैं इस भुजा को इस भुजा के साथ अनुपात बना दूं, फिर इस भुजा का इस भुजा के साथ अनुपात, इस भुजा का इस भुजा के साथ अनुपात और इस भुजा का इस भुजा के साथ अनुपात बना दे, कोण तो समान है ही, भुजाओं का अनुपात भी कैसा आएगा? समान, क्योंकि कोई भी भुजा छोटी या बड़ी नहीं, इसकी चारों बराबर, इसकी भी अपनी चारों इससे छोटी है, लेकिन है तो बराबर, तो सब अनुपात कैसे आ जाएंगे? बराबर। इसका मतलब सभी वर्ग समरूप होते हैं दोस्तों, ध्यान रखें, सभी वर्ग होते हैं वो आपस में समरूप ही होते हैं। ये कभी मत बोला सर्वांग सम होते हैं, क्योंकि सर्वांग सम कब होते हैं? जब ये दोनों बराबर होते, भुजाएं भी बराबर हो जाती, कोण तो बराबर है, भुजाएं भी बराबर हो जाती, तो सर्वांग सम होते। तो ध्यान रखें, सभी वर्ग समरूप होते हैं। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए वृत्त है हमारे पास, वृत्त देखते हैं तो वृत्त भी क्या है? हमेशा दिखने में कैसे होते हैं? एक जैसे, मतलब सभी वृत्त आपस में समरूप है। और आगे ध्यान रखें, समबाहु त्रिभुज, ध्यान रखें दोस्तों, और कोई त्रिभुज नहीं, समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है और तीनों कोण भी समान होते हैं, प्रत्येक कोण 60 डिग्री। और अगर छोटा समबाहु त्रिभुज बना दूं, वहां पे भी तीनों भुजाएं बराबर, प्रत्येक कोण 60 डिग्री ही होता है। तो ध्यान रखें दोस्तों, इस प्रकार ये समरूप त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज जो है वो भी समरूप होते हैं। सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी वृत्त परस्पर समरूप होते हैं और सभी समबाहु त्रिभुज परस्पर समरूप होते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये वो आकृतियां हैं जो आपको नियम देखने की जरूरत नहीं है, आपस में हमेशा समरूप ही होती है। दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दे। दोस्तों एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारी वीडियोस को लगातार देखने के लिए। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लेकर आए नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।